हेलो स्टूडेंट्स। सो आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं जेई मेंस 22 तारीख को जो हुआ था उसका शिफ्ट 2 इवनिंग शिफ्ट फिजिक्स का डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला गया है? ए बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड at 60 degree with horizontal. Decrease in kinetic energy of ball during the motion from point of position to the highest point. बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। पार्टिकल को आपने यू स्पीड से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है। जब वो हाईएस्ट पॉइंट पहुंच जाता है तो हमें पता है सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ स्पीड रह जाती है। सो इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी थी वो हाफ एम इंटू यू स्क्वायर थी और फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी थी रह जाएगी वो हाफ एम इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगी। तो उन्होंने हमसे पूछा है कि डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। सो आप दोनों का डिफरेंस निकाल लें। थीटा की वैल्यू पता है, यू की वैल्यू पता है, मास की वैल्यू पता है। यू कैन इजीली सॉल्व। वेरी इजी क्वेश्चन। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ए बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। ए पर उसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है और रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी एंड सी। ओके, सो अब देखेंगे यहाँ पे स्पीड अगर मान लेता हूँ v1 और यहाँ पे स्पीड मान लेता हूँ मैं v2, तो सबसे पहले हमें v1 और v2 निकाल लेना चाहिए। रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी की बात चल रही है तो अपन चाहे तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करें तो यहाँ पे वर्क जो हो रहा है mg के द्वारा वर्क हो रहा है इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल। एम जी के द्वारा जो वर्क होगा वो माइनस एम जी इंटू एच होगा, के फाइनल हाफ एम इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो एक्चुअल में फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो कि हाफ एम वी स्क्वायर है वो हाफ एम इंटू यू स्क्वायर माइनस एम जी इंटू एच होने वाली है। ये है आपकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब H जो है दोनों केस में अपन काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहेंगे तो अपने को H लिखना पड़ेगा कि फाइनली H की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी। सो जब A से B जा रहे हैं तो जो हाइट बड़ी है वो है ये H। और स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये टोटल कितना है R। ये डिस्टेंस तो R है और ये जो छोटा सा डिस्टेंस दिख रहा है ये एक्चुअल में R cos 30 है। तो एक्चुअल में जो H1 बोलता हूँ मैं इसको H1, जब मैं काइनेटिक एनर्जी 1 लिखूँगा ए बी पॉइंट पे तो वो हाफ एम यू स्क्वायर माइनस एम जी इंटू H1 हो जाएगा। और जब मैं काइनेटिक एनर्जी 2 लिखूँगा तो वो H2 हो जाएगा। H2 विल बी दिस। और H2 निकालने के लिए हमें ये R है तो हमें R cos, अच्छा ये 30 है तो ये एंगल 60 हो गया और R cos 60। सो H1 क्या होगा? तो H1 होगा R माइनस R cos 30। वहीं पे H2 जो होगा वो R प्लस R cos 60 होगा। और अब काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए H की वैल्यू पुट करेंगे दोनों बार और रेशियो ले लेंगे। इजी। फिर ये देखिए क्वेश्चन, एक स्मॉल रिजिड स्फेरिकल बॉल है ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड इन लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब कंटेनिंग ग्लिसरीन
द वेलोसिटी ऑफ द बॉल बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम। देखो भाई, एक वर्टिकल ट्यूब है और इस ट्यूब में ग्लिसरीन भरा हुआ है। लेट्स से ग्लिसरीन की डेंसिटी को मैं रो ऑफ लिक्विड ऐसे लिख देता हूँ। इसके अंदर एक स्पेरिकल बॉल जिसका मास m है, तो नीचे mg, और ऊपर ऑब्वियसली बायनेंसी फोर्स भी होगा। इसके अलावा ऊपर एक विस्कस फोर्स होगा। तो इनिशियली क्योंकि उन्होंने कहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच चुके हैं, तो नेट फोर्स तो क्या है, जीरो है। सो हम लिख सकते हैं mg इज इक्वल टू fv प्लस fb। अब mg क्या लिखेंगे अपन, इज इक्वल टू fb प्लस वॉल्यूम टोटल इंटू रो ऑफ लिक्विड। अब देखो क्वेश्चन में एक चीज़ और मेंशन है, डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज हाफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय 2। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड v इंटू रो ऑफ लिक्विड इंटू जी लिखना था। यहाँ पे इसको हम लिखते हैं mg इज इक्वल टू fv प्लस ये v इंटू रो ऑफ ऑब्जेक्ट बाय 2 लिखा जा सकता है, और v इंटू रो ऑफ ऑब्जेक्ट ये खुद mg है, तो fv, या एक लाइन और लिख देते हैं, mg इज इक्वल टू fv प्लस mg बाय 2। fv जो है वो mg बाय 2 है। ऐसे ही सॉल्व हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन आपका 4th है। फिर देखिए स्टूडेंट 29 क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कहा है, ए ट्रांसपेरेंट फिल्म ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 2 इज कोटेड ऑन ए ग्लास ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इतना। तो ये नीचे जो ग्लास है सरफेस और उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम है, फिल्म का ज़्यादा है। व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ द फिल्म कोटेड टू बी कोटेड फॉर मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ द ग्रीन लाइट। तो हम चाहते हैं मैक्सिमम ट्रांसमिशन, मतलब ऑब्जर्वर नीचे है, इसका मैक्सिमा हो यहाँ पे, हम यहाँ मैक्सिमा चाहते हैं। तो ज़रा देखिए, आपको पता है मैक्सिमा कब आएगा, जब पाथ रेफरेंस, ऑप्टिकल पाथ रेफरेंस जो है वो एन लेमडा हो जाए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा हो जाए। तो देखिए, जब वेव यहाँ से यहाँ आ रही है तो ये दोनों, तब तक तो कोई पाथ रेफरेंस नहीं आया। एक्चुअली जो इंटरफेरेंस हम देखेंगे ये और ये वाली वेव का देखेंगे, तो यहाँ तक तो कोई पाथ रेफरेंस नहीं है। अब जब वेव यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है, तो रिफ्लेक्ट जो हुई है तो ये डेंसर मीडियम है और रेयर मीडियम, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो रिफ्लेक्शन हुआ है फ्रॉम द रेयर मीडियम। तो अपन जानते हैं जब रिफ्लेक्शन रेयर मीडियम से होता है तो कोई पाथ डिफरेंस ऐड नहीं होता। यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन हुआ है तो रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन हुआ है, कोई पाथ डिफरेंस ऐड नहीं हुआ, और फिर रे जो है से निकल गई। तो अच्छी बात यह है कि रिफ्लेक्शंस जहाँ जहाँ हुए हैं वहाँ पे कहीं कोई पाथ डिफरेंस ऐड नहीं हुआ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो पाथ डिफरेंस आया नहीं था। इसमें और इसमें पाथ डिफरेंस जो भी आया है वो इतनी लेंथ के कारण आया है। तो ये लेंथ कितना है, ये तो हम कह सकते हैं जो एक्चुअल में पाथ डिफरेंस है, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, अगर इसकी थिकनेस t है तो लिखता हूँ मैं 2 म्यू इंटू टी। आपको ये पता होना चाहिए कि सारे एंगल क्या होते हैं, वेरी स्मॉल, जीरो, नॉर्मल इंसिडेंस है, नॉर्मली व्यू किया जा रहा है। इन क्या है, अज्यूमिंग दैट लाइट इज इंसिडेंट नियरली परपेंडिकुलर टू द ग्लास फिल्म, ऐसा। तो थीटा सारे स्मॉल होते हैं, और दिस मस्ट बी इक्वल टू एन लेमडा, एन लेमडा। अब आपको थिकनेस देख रहे हैं, थिकनेस किस पे डिपेंड कर रही है, थिकनेस डिपेंड कर रही है t इज इक्वल टू एन लेमडा बाय 2 म्यू, इस पे डिपेंड करी। सो अगर आप चाहते हो कि थिकनेस मिनिमम हो तो n की वैल्यू क्या कर दें, फॉर t मिनिमम n की वैल्यू 1 पुट कर देना, और t यहाँ से आगे हमारे पास लेमडा बाय 2 म्यू। सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए, ओके डियर स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेटेड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, moves in a circle. If Bohr's quantization is applicable, then radius of the electronic orbit in the first acid state. सबसे पहले तो रेडियस क्या होता है, mv by qb।
अब अगर इलेक्ट्रॉन बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल को फॉलो कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू NH/2 पाई। दैट मीन्स MVR, सर्कल में पार्टिकल जब घूमता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम MVR लिखा जाता है, NH/2 पाई। अब ये जो MV है, क्योंकि हमें तो निकालना रेडियस, तो MV को एलिमिनेट कर दो, MV यहाँ से उठा के पुट कर देंगे। MV क्या है? QB इंटू R, और यहाँ पे और R है, NH/2 पाई। यहाँ से हम देखते हैं कि R² क्या आ गया? NH/2 पाई E, Q क्या है? E है, इंटू B, और आप चाहो तो रूट लगा दो। अब वो क्या बोल रहे हैं? इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इजिकल टू क्या होता है? 2। जस्ट पुट n इजिकल टू 2 हियर एंड यू विल गेट आंसर। आंसर आपका क्या होगा? H/π/EB। सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। फिर देखो ये क्वेश्चन, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। देखो आपको पता है डायटोमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 5 होता है, अगर हम उसमें वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर ना करें। तो पहले वाले केस में उन्होंने बोला है रिजिड मॉलिक्यूल। रिजिड मॉलिक्यूल का मतलब ही क्या होता है? उनमें वाइब्रेशन नहीं होगा। दूसरा जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसमें वाइब्रेशनल मोड्स है, तो ऑब्वियसली जो F2 है डेट विल बी ग्रेटर देन F1। सो वो एडियाबैटिक कांस्टेंट में रिलेशन पूछा रहे हैं आपसे, तो एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा इज इक्वल टू 1 + 2/F। अगर F बढ़ता है तो गामा घटता है, दैट मीन्स F2 ज़्यादा है, इसका मतलब गामा ऑफ 2 विल बी लेस देन गामा ऑफ 1। ये है रिलेशन। थर्ड है क्या? फिर देखो ये क्वेश्चन केमिस्ट्री वाला है। नॉर्मली फिजिक्स में हम एक्सटेंसिव वेरिएबल, इंटेंसिव वेरिएबल का यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी हमें जैसे पता होना चाहिए कि एक्सटेंसिव वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो साइज पर, सिस्टम के साइज पर डिपेंड करते हैं। तो जैसे वॉल्यूम हुआ, मास हुआ, इंटरनल एनर्जी हो गया, ऑब्वियसली वो सब अमाउंट पे डिपेंड करते हैं, तो वो सब एक्सटेंसिव वेरिएबल। इंटेंसिव वेरिएबल जो सिस्टम के साइज पर या अमाउंट पे डिपेंड नहीं करते, प्रेशर को, टेम्परेचर को, डेंसिटी को थोड़ा ना, मतलब कि कितनी गैस है, कितना बड़ा सिस्टम है। सो A and B आर करेक्ट। अब ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। फोर्स दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, वर्क निकालने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, वर्डन 0 कह रहे हैं, तो आपको पता है ना वर्डन का फॉर्मूला होता है Fx Sx डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग x प्लस Fy इंटू डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y प्लस Fz इंटू डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग z। तो वर्डन आप चाहते हो 0, x कॉम्पोनेंट तो देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो 2 आ गया, 2 इंटू 1 बोल दो, प्लस b इंटू -2 प्लस 1 इंटू -1, सब मिला के 0 करके आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व, वेरी इजी। अब देखो स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, दुनिया की चीज़ें छोड़ दी और इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। आपको पता है कि पावर जो होता है ऑफ लेंस 1/f होता है, और 1/f होता है μ - 1 1/r1 - 1/r2। तो जब लेंस ऐसा था, उसकी दोनों सरफेस थी, तो यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो पावर आपकी क्या आ रही थी? μ - 1/r, आप इंसिडेंट रे भेजेंगे यहाँ से, तो r1 जो हो गया वो पॉजिटिव लिखा है आपने, -1/-r, तो ये आ गया था 2/r μ - 1। फिर फाइनली जब आप आपने इसको काट दिया और ऐसे बच गया अब ये, तो यहाँ पर आप देख रहे हो r = है और यहाँ पे r r है सिंपली। अब फिर आप इंसिडेंट रे भेज दो ऐसे, तो फिर से लिखेंगे नई पावर μ - 1 1/∞ -1/-r, तो ये क्या आ गया?
ये आ गया म्यू माइनस 1/r। सो हम देख रहे हैं ना कि पावर डबल हो गई, क्या पावर आधी हो गई। p डैश इज इक्वल टू p/2 होगी। तो पहले पावर थी 4 डायप्टर, अब कितनी हो जाएगी 2 डायप्टर। तो अगेन दिस इज एन इजी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इजी आते हैं और आसानी से किए जा सकते हैं। 35th क्वेश्चन देखते हैं। ए लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा illuminates a metal surface and electrons are ejected with maximum kinetic energy। तो ठीक है, अपन लगाते हैं आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन दैट एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सो एनर्जी ऑफ फोटोन हम hc/लैम्डा लिख देते हैं, माइनस वर्क फंक्शन दिया हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2। तो यहाँ से hc/लैम्डा की वैल्यू ही आ गई, hc/लैम्डा इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर अगेन लगाते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि आपने लैम्डा को आधा कर दिया, मतलब एनर्जी डबल कर दी, और क्या। फिर से लगाओ ये इक्वेशन, hc/लैम्डा की जगह पे λ/2 माइनस वर्क फंक्शन कितना है 1 इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इस बार मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी आ जाएगी, सॉल्व करेंगे तो hc/लैम्डा की वैल्यू 3 थी, तो इंटू 2 है 6 माइनस 1, आंसर आ गया 5। मतलब जस्ट इमेजिन कि कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बहुत ज़्यादा अपने माइंड को इधर उधर डाइवर्ट नहीं करना है, जस्ट फोकस कि क्या पढ़ाया जा रहा है। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, एनीबडी कैन स्कोर 100% मार्क्स इन फिजिक्स, एंड दैट्स वाई अगर आपने 21-22 क्वेश्चन भी करे हुए तब भी आपकी परसेंटाइल 95 परसेंटाइल 96 परसेंटाइल, बिकॉज कई लोग स्टूडेंट्स ने, ढेर सारे स्टूडेंट इन लोगों ने 25 में से 25 बना दिए। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 36। देखो क्वेश्चन नंबर 36 में आपको ट्रूथ टेबल दिया गया है और ये ऑब्टेन करना है, आपको बताना है कि ये जो गेट है कौन सा होना चाहिए। तो ठीक है, अपन चेक कर लेते हैं। अगर 0 0 इनपुट देना है तो अगर A 0 है तो यहाँ भी 0 होगा और यहाँ भी 0 ही गया, कनेक्टेड है ये। B अगर यहाँ 0 है तो आप देखेंगे यहाँ से ये 1 हो गया और इधर जाएंगे अपन तो ये भी 1 हो गया, और ये एंड गेट है, ये एंड गेट है, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0 आएगा, 0 0। अब हम चाहते हैं 0 0 के केस में 1, तो ये 1 कब देगा। अगर और होता तो ये 0 आ जाता, एंड होता तो भी 0 आ जाता। तो और एंड इसका अपोजिट, तो इससे दिख रहा है पहले वाले ऑप्शन से कि नॉर या नैंड होना चाहिए। ठीक है, अब सेकंड केस उठाते हैं अपन। तो अगर मैं ये केस लेता हूँ कि A को 0 और B को 1, तो यहाँ पे 0 चला गया, यहाँ भी 0 चला गया, 1। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, नॉट है ये, इसका मतलब ये 0 और ये भी 0, मतलब यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अब हमें क्या चाहिए, हमें 0 चाहिए। तो 0 तभी आ सकता है अगर ये और होता तो भी 0 आया था, एंड आया था तो भी 0 आया था। तो ये सेकंड वाले से पॉसिबिलिटी क्या दिखती है, एंड की और की। अब स्टूडेंट्स के आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों चीज़ एक साथ पॉसिबल ही नहीं है ना। ये पहले दोनों जो अपने लिए केसेस, वो दोनों एक साथ पॉसिबल ही नहीं है। आप कुछ भी करके ये दोनों चीज़ एक साथ ला नहीं सकते। दैट मीन्स ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गया है और जेईई मेंस ने इसको ड्रॉप भी किया है, तो बोनस दिया है एक्चुअल में। सो आपको इसलिए चिंता नहीं करना है, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए क्यों बोनस है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। एक LCR सर्किट है और अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्टेड है। करंट एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है I0 है। इफ़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बिकम्स ट्वाइस द इनिशियल वैल्यू देन एम्पलीट्यूड ऑफ द। अच्छा, अरे आप ये बताओ, आपको करंट AC में इतना तो हम पढ़ते ही हैं कि भाई करंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, V0/Z। V0/Z और Z क्या होता है, XL - XC का
XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और आपको ये भी पता है कि एट रेजोनेंस जो Z है वो R के बराबर हो जाता है, दैट इज XL इज इक्वल टू XC हो जाता है, ये कह दो। और I0 की वैल्यू V0 बाय R ही होती है। तो अब जरा बात देखें, यहाँ क्या है, करंट एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी I0 है। तो एट रेजोनेंस जो करंट का एम्पलीट्यूड होता है वो डिपेंड करता है सिर्फ R पे, ना कि XL XC पे। सो अगर आप वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को ट्वाइस कर दोगे R की जगह 2R कर दोगे तो करंट एम्पलीट्यूड को आधा होना पड़ेगा। I0/2 इज द आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप जस्ट इमेजिन कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया पूरे AC से। अगेन क्वेश्चन नंबर 38, एक शॉर्ट डायपोल है, ओरिजिन पे प्लेस्ड है, ये रहा आपका शॉर्ट डायपोल और ओरिजिन पे है। इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पर V0 और E0 है। अरे ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E0 V0 तो आपको पता है कि ए पॉइंट मतलब एक्सियल पॉइंट, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 2K P/R³, वो E0 दे रखा है, और वहाँ पोटेंशियल होता है K P/R² और ये V0 दे रखा है। करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। अरे बी पॉइंट पर जो कि इक्वेटोरियल पॉइंट है, वहाँ पे आप जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है K P/R³। ये एक्सियल से आधा मतलब E0/2, इलेक्ट्रिक फील्ड E0/2। और पोटेंशियल क्या होता है, अरे पोटेंशियल जीरो होता है इक्वेटोरियल पोजीशन पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में पोटेंशियल जीरो होता है। इट्स थ्योरी। जस्ट इमेजिन कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब ये देखते हैं क्या बोला गया है। एक रीजन है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का और उसमें से एक रेक्टेंगुलर लूप को निकाला जा रहा है। तो चलो मान लेते हैं ये एक रीजन है, इस पूरे रीजन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है, वो भी इनटू द बोर्ड ऐसे मान लिया, और मैं एक रेक्टेंगल कंसीडर करता हूँ। तो ये जो रेक्टेंगल है ये आगे की तरफ निकल रहा है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि कितना EMF इंड्यूस होगा, तो आप जरा देखो EMF इंड्यूस, यहाँ पे मैं मोशनल EMF समझा देता हूँ। जो EMF इंड्यूस हुआ है वो ये लेंथ, ये जो रॉड है इसके अलॉन्ग हुआ, क्योंकि इस रॉड की वेलोसिटी है v इधर की तरफ, लेंथ वेलोसिटी की परपेंडिकुलर है, और मैग्नेटिक फील्ड लेंथ और वेलोसिटी दोनों की परपेंडिकुलर, मतलब EMF सिर्फ इस रॉड में हुआ है BVL। जब तक ये रॉड एक साइड की रॉड ये बाहर है और ये साइड अंदर है, तो इसमें कोई EMF इंड्यूस हुआ नहीं। और ये जो लेंथ है इनके अक्रॉस ये EMF इंड्यूस होता नहीं है, क्योंकि लेंथ बिकम्स पैरेलल टू वेलोसिटी, और ऐसे में EMF इंड्यूस होगा नहीं। सो टोटल EMF BVL ही रहेगा जब तक ये बाहर निकल रही है, दैट इज कांस्टेंट। सो स्टिल ये क्वेश्चन आपकी थ्योरी से ही था। ज़रूरत है क्वेश्चंस को रिपीट करने की, रिवाइज करने की। मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम में लिखेंगे आप, अब ये तो वायर है ना, तो πr² इंटू L। सो यहाँ से आप देखेंगे d/ρ इज इक्वल टू dm/m प्लस कांस्टेंट तो चले जाता है 2 टाइम्स dr/r प्लस dl/l। आपको पता है जब एरर निकालना होता है तो सारे मॉडुलस को ऐड कर दिया जाता है। ख़त्म हो गया क्वेश्चन। dm/m 0.003/0.6 2 टाइम्स 0.01/r जो कि है 0.5 प्लस रेडियस था ये, ओके। फिर लेंथ की बात करते हैं तो 0.05 डिवाइड बाय 10 और इंटू 100 कर दीजिए तो परसेंटेज चेंज आ गया, परसेंटेज एरर आ गया। अब स्टूडेंट ये आप सॉल्व कर लो, सॉल्व तो आप कर सकते हैं। इनफैक्ट स्टूडेंट ये क्लास का एग्जाम्पल है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए ना ये क्लास के एग्जाम्पल से ऊपर है ही नहीं। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्लास के एग्जाम्पल से ऊपर कुछ नहीं आ रहा है। फिर ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41।
the torque due to force this about origin acting on particle of position vector. Okay students, just इट्स वेरी शॉकिंग कि इतना सिंपल क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं. सो आर वेक्टर है आई कैप जे कैप प्लस के कैप और क्रॉस एफ करना होता है. फॉर्मूला अगर याद है तो भी काम हो जाता है, प्लस 2 के कैप. अब आप चाहो तो डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व कर लो. आई कैप जे कैप के कैप और यहाँ पे 1 1 1 2 1 2, जस्ट इसको सॉल्व करते हैं. तो आई कैप को हमने कॉमन लिया, आंसर आ गया 2 - 1. फिर माइनस जे कैप, फिर अपन देखते हैं 2 - 2. फिर के कैप कितना आ गया 1 - 2. ओके सो आंसर आ गया आई कैप प्लस आई कैप माइनस के कैप. सो इजी क्वेश्चन, इट्स अनबिलीवेबल कि इतना इजी क्वेश्चन जेईई मेंस में आया है. फिर देखते हैं इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंजेस प्रोड्यूस्ड बाय रेड लाइट आर क्लोजर एज कंपेयर्ड टू दोज प्रोड्यूस्ड बाय ब्लू लाइट. और फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो क्लोजर तो होगी ना, आपको पता है फ्रिंज विड्थ क्या होती है, लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी. तो लेमडा कम होगा तो विड्थ भी कम होगी ना. मतलब लेमडा किसका कम होता है, लेमडा ऑफ वायलेट लाइट इज लेस देन लेमडा ऑफ रेड लाइट. तो इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंजेस प्रोड्यूस्ड बाय रेड लाइट आर क्लोजर एज कंपेयर टू द, गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया और दूसरा स्टेटमेंट सही है. दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन. सिंपल पेंडुलम इज टेकन टू ए प्लैनेट ऑफ मास एंड रेडियस ओके 4 times एंड 2 times रेस्पेक्ट टू द अर्थ. अच्छा ठीक है, देखो टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम रिमेन सेम. तो देख लेते हैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√L/g. अगर जी सेम हो जाए दोनों प्लैनेट पे तो ठीक है, तो टाइम पीरियड भी सेम हो जाएगा. जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी होता है जी कैपिटल M/r². तो मास को अगर आप कर दोगे, सपोज जी डैश निकाल रहा हूँ, मास को अगर आप कर देते हो सिंपल पेंडुलम टू द प्लैनेट ऑफ मास 4 times, तो आप 4m कर दिया आपने, और डिस्टेंस रेडियस को क्या कर दिया 2 times कर दिया, 2r का स्क्वायर. ही तो सेम ही आ गया, Gm/r², जी आ गया. यस तो सही बोल रहे हैं, टाइम पीरियड सेम रहेगा. फिर क्या रीज़न दिया है, मास ऑफ द सिंपल पेंडुलम रिमेन्स अनचेंज, मास ऑफ द पेंडुलम रिमेन्स अनचेंज्ड एट अर्थ एंड अदर प्लैनेट. देखो मास, मास ऑफ द पेंडुलम रिमेन अनचेंज, कहने का मतलब मास तो सेम ही रहेगा ना यार. सो असर्शन तो सही है, रीजन भी स्टेटमेंट सही है, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. उन्हें बोलना चाहिए था, अगर वो ऐसे बोलते ना कि वेट सही है तो बोल देते यार, वेट सही होता तो हम सही, लेकिन यहाँ पर जस्ट स्टेटमेंट सही है, रीजन नहीं है. फिर ये क्वेश्चन देखते हैं, ट्यूब ऑफ लेंथ L, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन एट पॉइंट 1 जो है 2 सेंटीमीटर है, और इधर 1 है, वेलोसिटी एंटरिंग एट 2 मीटर पर सेकेंड. ओ माई गॉड, हाउ इजी. A1 V1, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 क्या ही है इस क्वेश्चन में, पाई इंटू R1 का स्क्वायर इंटू V1 इज इक्वल टू पाई इंटू R2 का स्क्वायर इंटू V2. आप पेपर सारे रिसॉल्व करो, हर एक स्टूडेंट पेपर जितने भी जेईई मेंस का एक एक पेपर को रिसॉल्व करो. आपको ये समझ में आएगा कि आप बस क्लास में भी ध्यान दे रहे हो ध्यान से, और जितना सा बोल रहे हैं उतना होमवर्क करें, एक्स्ट्रा एफर्ट ना भी लें.
25 में से 20 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। सो स्टूडेंट इसको आगे आप सॉल्व कर लेना। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो आई थिंक स्टूडेंट आप सॉल्व इसको भी कर सकते हैं। आई होप कि मुझे ओके चार्ज के टर्म में पूछ लिया है, ठीक है। आप लगा दो हाफ सी वी स्क्वायर लगा दो, या अपन Q इज इक्वल टू सी वी लगा देते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड। आपको चाहिए कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला। एनर्जी के टर्म्स में अपन लिखें तो Q इंटू वी भी होता है। तो पोटेंशियल मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, या इसको ज़्यादा बेटर होगा U इज इक्वल टू हाफ या Q स्क्वायर बाय 2C, Q स्क्वायर बाय 2C इस टर्म्स में। तो C यहाँ से आ गया Q स्क्वायर बाय 2 इंटू यू, और फिर तो Q स्क्वायर बाय 2 इंटू यू। डायमेंशन फार्मूला अगर हम निकालने जाएंगे तो Q का डायमेंशन फार्मूला चार्ज का स्क्वायर तो आ ही गया, और नीचे क्या है एनर्जी। तो हमें किसका चाहिए था, हमें कैपेसिटेंस का चाहिए था। हाँ, तो ये चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो उसके लिए अपन ने C लिख दिया है, और ml स्क्वायर टी माइनस 2। सच ए इजी क्वेश्चन। ऐसा मान लीजिए कि फ्री के मार्क्स है, बटोर लो। फिर आ गया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया इतना एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स 10 सेंटीमीटर इज चार्ज्ड बाय DC करंट। ठीक है। नाउ कंसिडर ए हाइपोथेटिकल प्लेन सरफेस ऑफ एरिया इतना इनसाइड द कैपेसिटर। ओके, कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर और एक एरिया लेना है। ठीक है, ले लिया हमने। पहले टू द प्लेट्स, ये A0 है, और एट इंस्टेंट करंट थ्रू द कैपेसिटर इज 6 डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है स्टूडेंट्स, कम से कम इस क्वेश्चन में थोड़ा चैलेंज है, लेकिन कर सकते हैं। आपको पता होगा डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फार्मूला होता है वो होता है F0 A इंटू डी ई बाई डी टी। इनफैक्ट मैं बोलूँगा F0 इंटू डी फाई ई बाई डी टी, F0 इंटू डी फाई ई बाई डी टी। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ F0 इंटू डी। अब जो फ्लक्स होता है इसमें क्या होता है, E इंटू एरिया, तो एरिया बाहर निकालो, इंटू डी ई बाई डी टी कर देते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी अंदर हर जगह पर, वो क्या है, तो वो है Q बाय F0 है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो F0 इंटू दिस एरिया, एरिया क्या है A0, ध्यान रखना। सो A0, अच्छा Q बाई A F0 होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो एरिया है वो A होगा, Q बाई A F0। अब जब मैं लिखूंगा यहाँ से डी ई बाई डी टी करेंगे तो डी क्यू बाई डी टी आ जाएगा। डी ई बाई डी टी हमारे पास 1/A इंटू डी क्यू बाई 1/A F0 डी क्यू बाई डी टी। सो ये हो गया, ये A0 है ये वाला, और यहाँ पे 1/A F0 इंटू डी क्यू बाई डी टी। अब आप देखेंगे F0 F0 कैंसिल हो गया, A0 बाई A इंटू ये जो करंट है एक्चुअल में थ्रू द वायर कंडक्शन करंट, और आपका आंसर आ गया A0 बाई A। तो 3.2 डिवाइड बाय 16 इंटू CIC कितना था, 6 है क्या? ओके, तो हटाओ इसको आप, 32 से 5 बार गया, 6/5। आंसर कुछ 1.2 एम्पियर आ गया। Okay, dear students, let's see question number 47. Proton is moving undeflected in a region of crossed electric field. अच्छा, crossed electric field and magnetic field at a constant speed of इतना। तो constant speed से निकल रहा है, तो आपको ये केस ध्यान होना चाहिए, क्लास में ही पढ़ाया जाता है। मान लीजिए कि पार्टिकल की वेलोसिटी आप मान लीजिए इधर की तरफ पार्टिकल जा रहा है v स्पीड से,
और चार्ज इसका क्यू, मास एम। लेट से ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस कारण से फोर्स लग रहा है क्यू इंटू ई, प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको चाहिए नीचे की तरफ फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए ताकि फोर्स नीचे आ जाए? मैग्नेटिक फील्ड अगर स्पेस में ऐसी हो जाए बाहर की तरफ तो क्यू वी क्रॉस बी, आप करिए वी क्रॉस बी, राइट। वी आपका इधर की तरफ है और बी आपका इधर बाहर हो जाए तो वी क्रॉस बी डाउनवर्ड आ जाएगा। सो इधर की तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर हो जाए तो क्यू इंटू वी इंटू बी। सो यहाँ पर ऑब्वियसली क्यू इंटू ई जो है क्यू वी बी के बराबर है। अभी देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। वैसे व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ, ओके ओके ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ, तो चलो हमें इससे रिलेशन तो मिल गया ना, E इज इक्वल टू वी इंटू बी। लेट्स सी और क्या दिया गया है। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ द प्रोटॉन मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो ओके बहुत बढ़िया, तो रेडियस इज इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी होता है। सो आप क्या करेंगे, आपको रेडियस दिया हुआ है, मास ऑफ प्रोटॉन पता है आपको 1.67 10 की पावर -27, स्पीड आपको पता है, स्पीड चेंज नहीं होने वाली है, चार्ज पता है, आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए, राइट। मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो और फिर वही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पुट कर दो और आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। सो इट्स जस्ट कैलकुलेशन बेटा। मैं एक लाइन लिख देता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। R इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू, क्यू तो E के बराबर ही हो गया, और B की जगह लिखूंगा मैं E बाय वी, तो ये V स्क्वायर हो गया। स्टूडेंट्स ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला आ गया, एम वी स्क्वायर अपॉन E इंटू आर। Just student you have to put values and it can be solved. It's not difficult question. चलिए बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स X and Y separated by a distance of 6 centimeter carries a current of 5। ओके अब वो क्या पूछ रहे हैं अपने से, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। अच्छा यहाँ पे तो वैल्यू ऑफ x क्या होना चाहिए? ओके जस्ट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले ये जो वायर है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक तरीका लॉन्ग वायर्स के लिए, करंट की तरफ राइट हैंड का यूज़ करें, करंट की तरफ करंट की तरफ जो है थंब को पॉइंट करें और फिंगर्स को कर्ल करें, तो आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं एक्स के कारण बात करता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स के कारण इनटू द पेपर आ जाती है। इनटू द, आप क्या करें, राइट हैंड का यूज़ करें, करंट की दिशा में थंब को पॉइंट करें और फिंगर्स को कर्ल करें। देखें पी पॉइंट पर फिंगर कर्ल जब होती है तो फिंगर किधर पॉइंट करती है? वो इनसाइड पॉइंट करती है। फिर आप जैसे ही बात करेंगे 4 एम्पियर वाले वायर की, वाई वाले वायर की, थंब नीचे है, आप क्या करो, थंब नीचे करो और अपने फिंगर्स को स्ट्रेच करके पी से पास करो। थंब की तरफ जिधर करंट है वाई में उधर आप थंब को पॉइंट करो, राइट हैंड के थंब को, और पी से फिंगर को पास करो। अब फिंगर को कर्ल करो, देखो फिंगर किधर पॉइंट कर रही है? आउटवर्ड। सो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वाई के कारण वो बाहर की तरफ है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जब आप लिखेंगे तो आप बी वाई माइनस बी एक्स, ऑब्वियसली मैंने बी वाई मैंने क्यों किया, क्योंकि बी वाई बड़ा होगा ना यार, पास में है तो उसकी फील्ड ज़्यादा ही होगी। बी वाई क्या होगा, म्यू नॉट इंटू 4 बाय क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। बी होता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। तो 2 पाई इंटू आर कितना है, 4 सेंटीमीटर। सो आप इसको प्रॉपरली यूनिट पुट करो, 0.04 मीटर कर दो, माइनस म्यू नॉट इंटू 5 आई बाय 2 पाई इंटू यहाँ पे लिखेंगे अपन इतना 6 + 4 10 मतलब 0.1, 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर। अब स्टूडेंट्स को सॉल्व कर लो यार, है ना। म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7 ऑलरेडी होती है। सो स्टूडेंट यू कैन गेट करेक्ट आंसर
आसानी से। फिर देखें क्वेश्चन नंबर 49, ए ट्यूब ऑफ लेंथ 1 मीटर is filled completely with a liquid of mass 2m and closed at both ends. So the tube is rotated uniformly in a horizontal plane about, अच्छा तो देखो स्टूडेंट ऐसा है, ये जो ट्यूब है इसको ऐसे घुमा रहे हैं, ट्यूब पूरा भरा हुआ है, मतलब यूनिफॉर्मली फिल्ड है ना। आप तो मान लो यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है। इफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट if the force exerted by liquid at other end is F, कौन सा एंड? ट्यूब इज रोटेटेड यूनिफॉर्मली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट वन ऑफ इट्स एंड, ये एंड के ऊपर घूम रहा है तो ये रहा अदर एंड। यहाँ पूछ रहे हैं फोर्स आपसे, तो फोर्स क्या होगा? फोर्स होगा प्रेशर इनटू एरिया, दैट्स इट। और एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो प्रेशर का तो फॉर्मूला पता है ना अपने को। प्रेशर जो एक्सपीरियंस करता है जब लिक्विड को आप घुमाते हो, डेंसिटी रो है, तो लिक्विड का मास दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2, ये प्रेशर डिफरेंस होता है। यहाँ पर प्रेशर 0 होगा, यहाँ पे प्रेशर मैक्सिमम होगा, और प्रेशर इनटू एरिया फोर्स होगा। तो लिखते हैं अपन फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, तो रो इनटू ए इनटू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर और इनटू 2। अब हमें तो दिया है मास, तो हम मास को पुट कर देते हैं। भाई मास दिया है टोटल 2m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? रो इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू जो इसका रेडियस है, जो लेंथ है इसका, जो रेडियस ही है r, ये पूरा डिस्टेंस क्या है आपका r। तो जस्ट पुट करते हैं अपन वैल्यूज सारी। वैसे ट्यूब की लेंथ जो है 1 मीटर दी है, तो r की वैल्यू एक्चुअली कुछ नहीं है, 1 मीटर है, पुट कर देंगे हम बाद में। सो यहाँ से रो ए r की वैल्यू है 2m, यहाँ मैं लिखता हूँ 2m, ओमेगा स्क्वायर, एक r और बचा हुआ है, नीचे 2 ऑलरेडी है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये f है। क्या पूछा गया है हमसे? हमसे पूछा गया ओमेगा, तो ये आ गया आपके पास ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ f बाय एम आर, और r की वैल्यू तो 1 है, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 1। अब देखो स्टूडेंट, ये फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है, इसको भी कठिन नहीं बोल सकते हैं, बट इससे भी सिंपल क्वेश्चन इस पेपर में है। ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। फिर इसमें नेट करंट फ्लोइंग इन, ओके, नेट करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, फ्लोइंग इन द गिवन सर्किट। ठीक है स्टूडेंट, तो देखें ये है बैटरी, हमें निकालना है बैटरी कितना करंट सप्लाई कर रही है। तो अब देखो, सबसे पहले जिस ब्रांच में कैपेसिटर होता है वो तो चार्ज हो चुका कैपेसिटर ने करंट को ब्लॉक कर दिया होगा, इसका मतलब यहाँ पे करंट नहीं है, इसका मतलब ये जो ब्रांच है ना ये डिस्कनेक्ट हो चुकी है। और अगर ये डिस्कनेक्ट हो गया है तो करंट यहाँ से जब इधर जाएगा ही नहीं, तो इसका कोई काम नहीं बचा, ये एक्चुअली सिस्टम का पार्ट रहा ही नहीं। तो अब सिस्टम सिर्फ इतना सा रह गया है, ये 2 वोल्ट है, ये 2 ओम है, यहाँ पर आपको दिख रहा है 4 ओम दिख रहा है, इसके अलावा अपने को यहाँ पे 3 ओम दिख रहा है, अच्छा इसके अलावा यहाँ पे 6 ओम दिख रहा है। दैट्स ऑल गुड, ये ऐसा है। तो आप देखेंगे ये पैरेलल में है तो लगा देंगे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये तो 2 हो गया, ये तो खुद ही क्या है 2 ओम। फिर आप देखेंगे कि ये जो 2 ओम है ये 2 ओम के साथ क्या है सीरीज़ में है, 4 हो गया, 4 टोटल 4 हो गया, और 4 इसके साथ पैरेलल में होगा, 4 और 4 2। तो हम देख रहे हैं कि सर्किट में जो नेट करंट रेजिस्टेंस है अब ये ऐसे बन जाएगा, ये 2 वोल्ट और इधर टोटल 2 ओम। करंट क्या होगा? करंट होगा 2/2 1 एम्पियर।
सो आंसर स्टूडेंट 1 एम्पियर है। सो ओवरऑल एनालिसिस ये है कि 22 जनवरी शिफ्ट 2 का जो पेपर है उसमें अगर आप जस्ट सिंसियर स्टूडेंट हैं और जैसा होमवर्क दिया जाता है कर रहे हैं, बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं लगाया, लेकिन बेसिक इनफैक्ट स्कूल आपने अगर सीबीएसई के लेवल पे भी अच्छे से पढ़ाई करी है, देन यू कैन स्कोर 100% इन फिजिक्स रियली। ओके स्टूडेंट,